आज जो एक सच्चा अनुभव सुनने जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है ब्रह्मा राक्षस। और ये अनुभव हमें धीरज कुमार जी ने भेजा है। तो आइए हमेशा की तरह बिना समय जाए के कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरा अपना अनुभव है। इस अनुभव ने मुझे उन चीजों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि हमें कभी दिखाई नहीं देती। इस दुनिया की बाहर की वो शक्तियां, जिनके बारे में हम अक्सर किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और घटना से पहले मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक नई जगह पर जाना था। एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने घर से, अपने शहर से दूर एक गांव में रहना जरूरी था। प्रोजेक्ट बड़ा था और कम से कम समय में पूरा भी करना था। 1 महीने तक प्रोजेक्ट पर काम चलने वाला था। उसी दौरान स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थी। तो इसलिए मैंने अपनी पत्नी गीता को अपने साथ ले जाने और वहीं पर रहने का फैसला किया था। उस गांव में जाने से कुछ दिन पहले मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां के लोगों से जान पहचान करने चला गया। प्रोजेक्ट के काम में मुझे गांव वालों की मदद की जरूरत थी। जब मैंने गांव के सरपंच से अपने आवास के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे गांव के अंदर एक छोटा सा घर रहने के लिए दिया। घर बहुत ही छोटा था, वहां रहने का मेरा मन नहीं कर रहा था, पर सोचा कि बस 1 महीने की बात है, एडजस्ट कर लूंगा। उसी दोपहर जब मैं सरपंच जी के साथ प्रोजेक्ट की जगह पर मुआयना करने चला गया था, तब वहां गांव से थोड़ा बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक घर पर मेरी नजर पड़ी। पेड़ों की छाव में छुपा हुआ एक घर गांव से दूर अपनी अलग पहचान दर्शाता हुआ। मैंने सरपंच जी से पूछा, ये घर किसका है? सरपंच जी ने पेड़ों में छिपे घर को देखा और कुछ देर बस उस घर की ओर देखते रह गए। एकदम खामोश होकर उनकी नजर उस घर पर टिकी हुई थी। फिर अपनी नजर हटाते हुए बिना कुछ कहे उन्होंने बस ना में सिर हिलाया और वो आगे चलने लगे। मैंने भी घर को एक नजर देखते हुए उनके पीछे चलते हुए पूछा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? सरपंच जी ने बड़ी शांति से कहा, वो कोई नहीं रहता, वो घर सालों से बंद पड़ा है। इस बात को सुनकर मेरे मन में एकदम से बाहर रहने का ख्याल आ गया। मैंने फिर से सवाल किया, क्या मैं वहां रह सकता हूं? वो चुपचाप भारी कदमों के साथ आगे चलते रहे, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। शाम को शहर के लिए निकलने से पहले मैं फिर एक बार सरपंच के घर चला गया। मैंने कुछ देर प्रोजेक्ट के विषय में उनके साथ बातचीत की और फिर उन्हें अलविदा कर मैं वहीं पर रुक गया। दिमाग में अब भी वही दोपहर वाला सवाल घूम रहा था। मैंने उनकी ओर देख फिर सवाल किया, क्या मैं पहाड़ी के पास वाले घर में रुक सकता हूं? और खुद ही किए सवाल पर सफाई देते हुए आगे कहा, मतलब प्रोजेक्ट का काम भी वही पास में चल रहा है, तो वहां आने जाने में और प्रोजेक्ट पर ध्यान रखना आसान रहेगा। उन्होंने एक नजर नीचे देखा और फिर से नजर उठाकर कहा, उस घर का मालिक कुछ साल पहले अचानक उस घर को छोड़कर कहीं चला गया है और तब से वो घर खाली पड़ा है। गांव के लोग भी उस घर को पसंद नहीं करते। मैंने उनकी बात को बीच में ही तोड़ते हुए कहा, बस 1 महीने की तो बात है। फिर उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, या शायद मैंने उन्हें उनकी बात पूरी करने नहीं दी। उन्होंने धीरे से हाँ में सिर हिलाकर मुझे वहां रहने के लिए सहमति जताई और उस बंद पड़े घर में रहने की अनुमति नहीं दी। उस घर की चाबी उन्हीं के पास थी, तो वापस आने पर मुझे घर की चाबी ले जाने के लिए कहा। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मेरा 4-5 बार गांव में आना जाना हुआ। उसी बीच मैंने सरपंच से चाबी लेकर अपने पास रख ली। जब मैं गांव आने जाने लगा, तो वहां के लोगों को पता चल गया था कि मैं उस घर में रहने वाला हूं, तो कुछ गांव वाले मुझे उस घर से दूर रहने की सलाह देने लगे। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ गांव वालों ने तो ये तक कहा, साहब वो घर श्रापित है, उसमें एक अजीब शक्ति है, इसलिए वहां मत रहिए। लेकिन मुझे उनकी बातों पर हंसी आ रही थी। मुझे अच्छे से पता था कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि छोटे लोग हैं तो छोटी ही बातें करेंगे। मुझे बस इतना पता था कि वो जगह और वो घर बहुत अच्छा है, क्योंकि चाबी लेने के बाद
मैं 2-3 बार वो जाकर आया था। मुझे घर काफी पसंद आ गया था। ऊंचे घने थपेड़ों से घिरा हुआ, पुरानी ईंटों पत्थरों से बना हुआ एक बड़ा सा घर, पुरानी साग की लकड़ी से बनी और खपरेल की छत, पीछे की तरफ एक कुआं, एक लौंग और एक बड़ा फैला हुआ पीपल का पेड़ भी था। एक ऐसा घर जो किसी को भी देखते ही पसंद आ जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा था क्नॉइस कि ये एक नया प्रोजेक्ट है और यहां के लोग कुछ भी कहानियों गढ़कर उस प्रोजेक्ट में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी शुरुआत मेरे घर से ही होगी। आखिरकार सभी गांव वालों के विरोध के बाद भी मैं अपनी पत्नी गीता के साथ उस बंद पड़े घर में रहने आ गया था। हमने अपना कुछ जरूरत का सामान घर में रखवा दिया। गीता और मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और उसने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया था। वो सब कुछ जानने के बाद भी बिना कुछ कहे वहां रहने के लिए तैयार हो गई थी। वो उस घर को देखकर ही उसके प्यार में पड़ गई थी। पहाड़ी के तलटी के पास बसा हुआ घर, खपरेल की छत से बना वो घर देखने में बहुत सुंदर था। घर में एक बड़ा सा दरवाजा, बीचों बीच एक खुली जगह, उसी जगह से सटे 3 कमरे और पीछे की तरफ रसोई घर था। वहां के दरवाजे के बाहर कुछ दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़। ये एक बहुत ही खूबसूरत वास्तु थी जिसे देखते ही किसी को भी उससे प्यार हो जाता। हमें वहां रहते हुए 4-5 दिन हो गए थे। मेरा पूरा वक्त अपने काम के सिलसिले में बाहर गुजरता और गीता पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी। हालांकि उसने घर आने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन 4-5 दिन बाद जब मैं काम से घर आया तो वो मुझे कुछ बातें बताने लगी। अरे, पता नहीं क्यों, पर कल घर में घूमते समय मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आसपास कहीं से कुछ गुनगुनाहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी। दोपहर के वक्त मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और तब मैं आराम से सो रही थी। लेकिन फिर भी बार बार कहीं से एक हल्का हवा का झोंका आकर मुझे छू जाता था। आज दोपहर को भी ठीक वैसा ही हुआ तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुझे गांव की एक महिला सामने से गुजरते हुए दिखाई दी। मैंने उसे आवाज दी तो उसने घर के पास आने से भी मना कर दिया। इसलिए फिर मैं खुद उसके पास चली गई और तब उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले इस घर में एक ब्राह्मण आदमी रहता था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। तब से इस घर के आसपास कुछ अजीब मंत्र की आवाज सुनाई देती है। गीता की बातें सुनकर मुझे लगा कि गांव वालों ने उसकी दिमाग में भी भूत प्रेत की कहानियों भरनी शुरू कर दी है। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उससे बोला, गीता, इस मकान के पास की जमीन पर अब सड़क बन रही है। भविष्य में यहां और बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इन सब लोगों को पता है कि इस जगह की कीमत भविष्य में आसमान को छुएगी और इसी वजह से यहां की लोगों की नजर इस मकान पर है, यहां के आसपास की जगह पर है। वे झूठे दस्तावेज बनाकर इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहकर हमें इस जगह से दूर करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि मैं एक सरकारी आदमी हूं। कहीं मैंने अपनी रिपोर्ट में इस जगह का जिक्र कर दिया तो सरकार इस जगह को अपने कब्जे में कर लेगी। बस इतनी सी बात है क्नॉइस। मेरी इस बात पर गीता भी सोच में पड़ गई। फिर उसने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा। शायद वो मेरी बात को ठीक से समझ गई थी। फिर उसी रात, यानी आंधी रात के 3 बजे के करीब किसी शोर से मेरी नींद खुली। मैंने बगल में देखा तो गीता आराम से सो रही थी। आवाज शायद घर के पीछे के आंगन से आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं बीच रात कोई घर के अंदर तो नहीं घुस आया, और ये देखने के लिए मैंने बगल में रखे लालटेन जलाई और कमरे से बाहर चला गया। उस समय घर की लाइट चली गई थी। जैसे ही मैं पीछे की ओर जाने लगा, वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। रात की कीड़ों की किर किर जैसी आवाज और एक अजीब सी गुरगुराहट, और उन सभी आवाजों के बीच एक अजीब सी, एक लय में मंत्रोच्चार की आवाज। उस आवाज ने मुझे डरा दिया। मैं दरवाजे पर ऐसा ठिठक कर खड़ा हो गया मानो उस आवाज से वशीबुल हो गया हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक वहां पुतला बनकर खड़ा था,
लेकिन करीब 5:30 बजे गीता ने मुझे हिलाकर जगा दिया। तब भी मैं वैसे ही हालत में दाहिने हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की ओर ताकता हुआ खड़ा था। जैसे ही गीता ने मेरे हाथ को छुआ, मैं होश में आ गया, लेकिन वहां जो कुछ हुआ था मैं उसे भुला नहीं सका। गीता के स्पर्श से मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी देर से यहीं पर खड़ा हूं। मेरी पत्नी ने तब मुझसे सवाल किया, तुम इस तरह खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? पर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैंने वहां क्या महसूस किया था। शायद तब मैं उसे कुछ बता देता तो वो और भी डर जाती। उसके मन में घर के बारे में जो भी विचार थे उनको हवा मिल जाती। ये सोचकर मैं शांत ही रहा और उससे कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा था। और फिर मैं लालटेन उसके हाथ में थमाकर कमरे के अंदर चला गया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही गुरगुराती आवाज गूंज रही थी। मंत्र और वो अजीब सी आवाज कहां से आ रही थी? वो कर्कश आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने जोर से अपने कान बंद कर लिए और वहीं पर पड़ा रहा। फिर उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पर जब मैं उठा तो गीता का घर का सारा काम हो चुका था। आज इस घर में हमारा 7वां दिन था, लेकिन अभी हमें हो रहे डरावने एहसास कम नहीं हुए थे। इसके उल्टा ये सब बढ़ता ही जा रहा था। गीता के साथ साथ मुझे भी अब इसका एहसास होने लगा था कि वहां कुछ तो है, उस जगह के आसपास कुछ तो है जो मंडराता है। उसकी एक आवाज सुनाई देती है। लेकिन मेरे समझाने के बाद गीता ने मुझे कभी भी उन एहसासों के बारे में नहीं बताया, और ना ही उसे पता था कि मुझे भी वो सब कुछ महसूस हो रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है। शुक्रवार का दिन था। हर रात के समय गीता घर के पीछे के आंगन में चूल्हे के पास बैठकर मटन खा रही थी। उसके हाथ का मटन का स्वाद अलग ही होता था, जो मुझे काफी पसंद था। और उसमें चूल्हे पर बने हुए मटन का स्वाद तो और भी खास होता है। गीता ने गर्म बाजरे की रोटी बनाई थी। मटन की महक पूरे घर में फैल रही थी, और जैसे ही वो गंध नाक में गई, मेरे पेट में भूख एकदम से बढ़ गई। अब मुझसे भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब वो मटन लाएगी और कब मैं उसे खाऊंगा। आखिरकार 1 घंटे बाद गीता ने मुझे आवाज दी। मैं अपनी कुर्सी से उठकर जाकर रसोई घर में बैठ गया। रात के करीब 8 बजे होंगे। गीता चूल्हे से उठी और मटन का बर्तन लेकर अंदर आ गई। उसने मेरे लिए एक प्लेट तैयार की और मैं खाने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी मुझे एक गड़गड़ाहट और गुड़दाहट की आवाज सुनाई दी। गीता को भी वही गुड़दाहट सुनाई दी। हम दोनों भी उस आवाज को सुनकर बहुत डर गए थे। उस समय घर में हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन हमारे अंदर प्रवेश करते ही इस घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रूप में लगातार हमारे आसपास घूम रहा हो, और आज पहली बार हम उसकी आवाज को साफ साफ सुन रहे थे। वो अब डर में बदल गई जब मैं वहां से उठ रहा था। तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। एक पल के लिए हम दोनों के शरीर कांप उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गीता के चेहरे पर मैं घबराहट को साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए अब मुझे ही हिम्मत से काम लेना था। वो दस्तक घर के पिछले दरवाजे पर हुई थी। मैंने वहीं से आवाज लगाई, कौन है, कौन है? कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद फिर से गुर्राहट और थपथपाहट शुरू हो गई। हमारे शरीर कांपने लगे। गीता ने घबराते हुए जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं थाली से उठकर दरवाजे के पास चला गया। मेरे सामने पीपल के पेड़ और वहीं पास चूल्हे के दहकते अंगारों के अलावा कुछ भी नहीं था। हवाएं तेज बह रही थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज भी तेज थी। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक गुजराट की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वही आवाज जो घर में अस्पष्ट सुनाई देती थी, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गीता को आंखों से ही दूर ही रुकने का इशारा किया और मैं पीपल के पेड़ के पास पड़े एक पत्थर पर चढ़ गया। वो गुडराहट की आवाज और बढ़ती गई। मैंने खुद को संभाले हुए ऊपर देखा
और उस पल मुझे पीपल के पेड़ की डाली पर उल्टा लटका हुआ झूलता हुआ शव दिखाई दिया। वो दृश्य देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे एकदम से झटका सा लगा। वो शव बड़ा अजीब लग रहा था। वो देखकर मैं एकदम से सुन्न रह गया, जैसे मेरा अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। मेरे आंखों के ठीक सामने एक गंजा सिर, उस सर के पीछे घने बालों की जड़ा जैसा कुछ लटक रहा था। सफेद चेहरा, लाल चमकती आंखें और घुटनों तक नीचे खिंची हुई धोती वाला शरीर मंदिर की घंटी की तरह। वो शव एक लय में हिल रहा था। मैं अपने सिर को उठाए हुए एक पुतली की तरह उसे देख रहा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मैं वही लड़खड़ा कर पीछे पत्थरों पर गिर पड़ा। मुझे गिरता देख गीता वहां दौड़ती हुई आ गई। मैं लगभग बेहोश हो गया था। उसने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और मुझे जगा दिया। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो दृश्य अभी भी हट नहीं रहा था। मैंने एक शव को हिलते हुए देखा था, इसलिए मैं गीता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर चला गया और पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। घर के अंदर आने पर मेरी पत्नी मुझे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन अगर मैं उसे बता देता तो वो और डर जाती। शायद उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, और ये सोचकर मैं चुप रहा। अगले दिन गीता अचानक से बीमार पड़ गई। वो सुबह से बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसके लिए अपनी जगह से उठना तक मुश्किल हो गया था। उसे इतना बुखार था कि मैंने उस दिन काम से छुट्टी ले ली और अपनी मां को फोन कर घर पर बुला लिया। फोन पर अपनी मां से बात करते समय मैंने उन्हें घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताया और सबसे आखिर में कल वाली घटना बताई। जब मैं मां को ये सब बता रहा था, तब भी मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी मां ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी। उसके शरीर में देवी आती थी, हमारी गांव की देवी ग्राम देवी, जिसकी वो हर वक्त पूजा किया करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं, वो बाहरी चीजों को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो मैं जो कुछ मां को बता रहा था, उस पर उसे भी विश्वास हो रहा था। जब मैंने फोन पर सारी बात बताई तो घटना की गंभीरता को देखते हुए मां ने उसी दिन यहां आने का फैसला किया। अंधेरा होने से पहले मां घर आ गई। उसके गले में तुलसी की माला थी और शरीर पर लाल और हरे रंग की साड़ी लिपटी हुई थी। मां घर में दाखिल हुई, लेकिन घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू उसकी नाक में घुस गई। मां एकदम से कुछ कदम पीछे हट गई और 13 कदम पीछे चलने के बाद वो वहीं पर रुक गई। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही। फिर पीछे मुड़कर उसने कुछ किया और उल्टे पैर ही वो घर में दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता कि मां ये सब क्या कर रही थी, लेकिन वो हमेशा ही ऐसी अजीब चीजें किया करती थी। मां के चेहरे के भाव देखकर मुझे अब डर लगने लगा था। अगर वो कोई चोर या आदमी होता तो शायद मैं उससे 2 हाथ कर उसे कब का इस जगह से खदेड़ देता। लेकिन यहां जो कुछ था वो तो अजीब था। वो दिखाई नहीं दे रहा था। और इतना सब होने के बाद गांव में किसी को बताने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर गांव में ये सब पता चल जाता तो मेरी बदनामी हो जाती, क्योंकि उन सब ने मुझे पहले ही इस बारे में आगाह किया था। इस घर के बारे में बताया था, यहां हो रहे एहसास के बारे में बताया था। मां के आ जाने से मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। गीता और मैं एक तरफ बैठ गए थे और तब मां ने अपने पास का कुछ भस्म गीता के माथे पर रगड़ दिया। फिर एक बोतल से कुछ पानी उसके शरीर पर छिड़का। पानी छिड़कते ही उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और मैं ये सब देखता रह गया। हालांकि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि इस दुनिया में एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे हम सभी लोग भगवान मानते हैं। शायद मां ने गीता के साथ जो कुछ किया उससे उसे फर्क पड़ा था, क्योंकि सुबह से बेजान हालत में पड़ी गीता अब उठकर बैठ गई थी। मैंने अपनी मां से फिर उसी विषय में थोड़ी बातचीत की। रात को मां ने खिचड़ी बनाई और हम तीनों का खाना हो जाने के बाद मां ने हमें अपने कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। फिर मां ने हमारे कमरे के चारों ओर कुछ पानी जैसा छिड़का
और गीता को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी रात को कमरे का दरवाजा खुला रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक तुम में से कोई भी इस पानी की रेखा को लांघ कर बाहर नहीं आएगा। गीता और मैंने मां को विश्वास दिलाया और फिर से रात की एक अंधकारमय यात्रा शुरू हो गई। बीच रात लगभग 3 बजे के करीब हमें वही मंत्र जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आंसू उस आवाज की तीव्रता और भी बढ़ गई थी। पूरे घर में फैली उस आवाज से डर की लहर दौड़ गई। मां जाग गई और उठकर हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। गीता और मैं भी जाग रहे थे। वो आवाज घर के पीछे से आ रही थी। मां आवाज की दिशा में चली गई और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगी। कुछ वक्त बाद मां मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मुझसे कहा, यह कुछ अजीब है। हमें कल एक ओझा को बुलाना होगा। केवल वही इसका इलाज कर सकता है, जैसा कि तुमने मुझे बताया था। मैंने घर के पीछे भी पवित्र जल छिड़का था और कोई भी राक्षसी पिशाच शक्ति इसे भेद नहीं सकती। लेकिन अगर ये शक्ति इसे लांघ सकती है, मतलब ये हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। इससे निपटने के लिए हमारे पास अघोरी विद्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम आज रात ही ओझा को बुलाएंगे। यहां जो कुछ हुआ है वो सब उसे बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं चुपचाप मां की सारी बातें सुन रहा था। मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मेरी मां जो भी कह रही थी मैं बस मान गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। ओझा तांत्रिक हमारे घर आ गए। सांवला चेहरा, चुपती आंखें, शिन शरीर पर काले कपड़े। उन्हें देख ही लग रहा था कि वो कोई इस ड्यूक के स्वामी है। जैसे ही ओझा मंत्रिक अंदर आए, मैंने उन्हें बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी और उनके ठीक बगल में एक गीता, मां और मैं हम सब बैठ गए। हमने उन्हें वो सब कुछ बताया जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ हो रहा था। उन्होंने हर एक बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे लगता है कि ये कोई राक्षसी शक्ति हो सकती है, लेकिन ये किसी अतिरिक्त आत्मा की गंध है। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। हम आंधी रात को ठीक 3 बजे पूजा शुरू करेंगे। जब वो शक्ति जागृत होगी, हम उसे बुलाएंगे और पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए, और उसके बाद ही हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। फिर बिना कुछ सवाल किए मां ने ओझा की बातों पर हाँ में सर हिलाया। दरअसल यहां इतना सब कुछ और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है या गलत। मैं बस उन सब चीजों और घटनाओं के साथ बहता जा रहा था। मुझे अब अपने आप पर ही तरस आने लगा था कि आज मैं खुद इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन उस रात पीपल के पेड़ पर मैंने जो कुछ देखा था, मैं उसे भी झुठला नहीं सकता था, और उसी चीज ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। ओझा मंत्री पूजा का सारा सामान लेकर आ गए। आंधी रात को ठीक 2 बजे कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और बस धोती पहनकर वो हवन के सामने बैठ गए। गीता और मां दोनों दरवाजे की चौखट में बैठी थी और मैं ओझा मंत्री के पास रसोई में था। उस मंत्रिक ने रसोई का पिछला दरवाजा खोला और रसोई के बीच में बैठकर कुमकुम से एक घेरा बनाया, जिसमें 11 नींबूदो नारियल रखे और एक छोटा सा हवन शुरू किया। हवन शुरू होते ही पूरे घर में कपूर की गंध फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर जप करना शुरू कर दिया। घड़ी का कांटा धीरे धीरे 3 की तरफ सड़क रहा था। 3 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, ओझा की आवाज और भी ऊंची होने लगी थी। हम सभी हाथ जोड़कर अगल बगल बैठे उस अधूरी प्रकार को देख रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद मंत्री की आवाज के 771 कर्कश आवाज सुनाई देने लगी। इस मंत्र का जाप ओझा किए जा रहा था। वही मंत्र उसी लयबद्ध स्वर में हमें बाहर से सुनाई देने लगा। आवाज को सुनते ही मुझे उस रात की घटना याद आ गई। मंत्री ने हवन में संविदा डालकर उस शक्ति का आवाहन किया, लेकिन वो शक्ति सामने आने को तैयार नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पीपल के पेड़ पर कोई अस्पष्ट आकृति बैठी हुई है, झूम रही है और किसी मंत्रों का जाप कर रही है।
ये देखकर आखिरकार मांत्रिक ने एक दूसरा उपाय करने के बारे में निर्णय लिया। ओझा तांत्रिक ने अपने पास रखा एक चाकू उठाया, उस तेज चाकू की धार को सामने रखे नींबू पर रखा और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए नींबू पर वार किया। तभी हवा का एक तेज झोंका दरवाजे से अंदर घुस गया, इतना तेज कि हवन की आग भग करके बूझ गए। वहां कुछ तो था जो बहुत जोर से ओझा की पेट से टकराया था। ओझा दर्द से तिलमिला उठा और वो हवन के अंदर गिर पड़ा, ऐसे जैसे किसी ने जोर से उसकी पीठ पर लात मारी हो। ओझा तांत्रिक अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लड़खड़ाने लगा और सब कुछ वही छोड़कर सामने के दरवाजे से बाहर भागा। उसी क्षण हमने एक विकृत हंसी की आवाज सुनी। हम बस चुपचाप बैठे रहे और ओझा को जाते हुए देखते रहे। मां ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और पीपल से आ रहा शोर धीरे धीरे कम होता गया। वहां जो कुछ हुआ उससे हम इतने सदमे में थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हम में से कोई भी रात भर सो नहीं सका। सुबह फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मां ने सांस रोककर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से ही सवाल किया, क्या धीरज कुमार घर में है? आवाज सुनकर मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया। देखा तो गांव के सरपंच दरवाजे पर खड़े थे। मैंने उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा। गीता उठकर चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। उन्होंने एक बार घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। ओझा तांत्रिक का पूजा का सारा सामान अब भी रसोई में वैसा का वैसा पड़ा था। मैंने रसोई का दरवाजा खींच लिया ताकि वहां जो कुछ हुआ था वो सरपंच को दिखाई ना दे, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। उन्होंने गंभीर आवाज में मुझे कहा, धीरज जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रात को ओझा तांत्रिक मेरे घर आया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यहां क्या हुआ है क्नॉइस। दरअसल मुझे आपको ये सब बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर आप सुनने को तैयार ही नहीं थे और इसलिए मैंने उसे टाल दिया। इस घर में रहने वाला आदमी अचानक इस घर को छोड़कर चला गया था और तब से ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। यहां आसपास रहने वाले लोगों को यहां से मंत्र की आवाजें सुनाई देती हैं और इसलिए गांव के लोग इस घर के पास आने से भी डरते हैं। जब सरपंच जी ने यह बताया तब मुझे याद आया कि गांव वालों ने मुझे इस बारे में बताया था। फिर मैंने सरपंच जी से कहा, सर, अब आपको यहां क्या हुआ है ये सब पता चल गया है, लेकिन अगर गांव में पता चल गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए मैं अचानक से घर छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अगर घर नहीं बदला तो इस घर में रहना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहां क्या है और आगे क्या करना है। प्लीज हो सके तो आप ही हमें कोई मार्ग बताएं। मैं बात कर ही रहा था कि तभी गीता चाय लेकर आ गई। सरपंच ने शांति से चाय का कप उठाते हुए कहा, मैं एक महाराज को जानता हूं। पिछली बार उन्होंने गांव में एक ऐसी ही घटना को सुलझाया था और संयोग से आज चंद्र ग्रहण है। इस दौरान ऐसी पिशाच शक्तियां को काफी ताकत मिलती है, इसलिए मैं आज दोपहर को ही महाराज को फोन कर यहां बुला लेता हूं। उन्हें जरूर इसका उपाय पता होगा। चाय खत्म कर सरपंच उठकर चले गए। मैंने पलटकर गीता की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मां उठी और सफाई कर नहा धोकर भगवान की पूजा करने बैठ गई। घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी शांत है, डर के साए में थे। काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे थे। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। तभी मेरा फोन बज उठा। सरपंच जी का फोन आया था। मैं घर से बाहर चला गया और फोन उठा लिया। सरपंच जी ने बस मुझे इतना कहा, बस कुछ ही देर में मैं महाराज जी के साथ आपके घर आ रहा हूं, और इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। तभी मुझे अचानक से एक एजेंट काम आ गया और उस काम के कारण मैं प्रोजेक्ट साइट पर चला गया। जल्दी जल्दी में काम निपटा कर मैं तुरंत घर लौट आया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि एक कुर्सी पर सरपंच और लगभग 40 वर्षीय एक सज्जन बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
उनके गले में तुलसी की माला थी और कुछ अलग अलग मालाएं और रुद्राक्ष की माला थी। माथे पर अष्टगंध और तेज से भरा हुआ चेहरा। उनका तेज देखकर मैं समझ गया कि यही वो महाराज होंगे। घर में प्रवेश करते ही मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और उनका अभिवादन किया। गीता ने मेरी कुर्सी उनके पास रख दी और मुझे पानी का ग्लास दिया। हमने कुछ देर एक दूसरे को देखा और फिर सरपंच जी ने कहा, मैंने महाराज जी को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने आज रात इसका उपाय करने का वादा किया है, इसलिए अब आप सभी निश्चिंत हो जाएं। जैसे ही मैंने महाराज की ओर आदर भाव से देखा, वो मुझे देख धीरे से मुस्कुराए और तब महाराज ने बोलना शुरू किया। मैंने जो कुछ वर्णन सुना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन आपने इस घर पर मांस पकाया था, उसी दिन से यहां कोई शक्ति जागृत हुई है और उसके बाद भी उसने आपको कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन भविष्य में दे सकती है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि ये सात्विक शक्ति है, तामसिक नहीं। उनकी बातें सुनकर मैंने महाराज जी की ओर देखकर पूछा, लेकिन महाराज जी वो है क्या? वो दिन में तो कभी दिखाई नहीं देता, बस उसका एहसास होता है। बस रात में पीपल के पेड़ के पास लटका हुआ दिखाई देता है। मेरी इस बात पर महाराज जी ने शांति से जवाब दिया, अब मैं उसके बारे में तभी बता सकता हूं जब मैं रात को उससे देखूंगा। फिलहाल मैं कुछ सामान के नाम दे रहा हूं। हाँ, वो सारा सामान घर में लाकर रख दे। मैंने उनकी बात पर सिर हिलाया और उनके पास का कागज ले लिया और फिर मैं और सरपंच ही बाजार चले गए। रात के करीब 1 बजे हम महाराज जी के साथ उस डरावनी माहौल में जाग रहे थे। तब महाराज जी ने कहा, चंद्र ग्रहण आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। मैंने तुमसे जो सामान लाने को कहा है उसे लेकर पीछे आंगन में चले जाओ, हमें वहां कुछ अनुष्ठान करना है। मैंने सिर हिलाया और हम चारों घर के पीछे चले गए। महाराज जी ने कुछ छोटी चंदन की लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर एक छोटी सी चिता बनाई। उसके ऊपर दक्षिण पूर्व दिशा में आटी की गुड़िया बनाकर रख दी। फिर एक छोटे बर्तन में पानी भरकर उस गुड़िया के मुंह में डाल दिया और फिर महामृत्युंजय का जाप करने लगे। कुछ ही देर में उनकी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई पीपल के पेड़ से उसी मंत्र का जाप कर रहा हो। ओ प्रियावाता जो जावो भी उस शांत वातावरण में वो मंत्र सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। महाराज ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। जैसे ही ग्रहण शुरू होने लगा, कुछ देर बाद ही उन्होंने लोटे में पानी लेकर उस गुड़िया के ऊपर से 3 बार घुमाया और गीता का 14वां अध्याय शुरू किया। मंत्र जाप की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही ग्रहण खत्म होने का समय करीब आया, महाराज जी ने उस चिता में आग लगा दी और उसी पल पीपल की पेड़ से एक काली आकृति ऊपर उठी। हवा अचानक से तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट से सुनकर हमारा शरीर कांप उठा और देखते ही देखते वो आकृति हवा में घुल सी गई, एकदम से गायब हो गई। महाराज जी ने फिर मेरी ओर देखा और मुझे आदेश दिया, धीरज, अब इस चिता पर 3 बार उल्टे चक्कर लगाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं अपनी जगह से उठा और चिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसके बाद हम सभी वहीं पर बैठ गए। वो छोटी सी चिता करीब 1 घंटे तक जलती रही। ये सब कुछ होने के बाद महाराज जी ने मेरी मां को एक लोटा पानी लाने के लिए कहा। उन्होंने वो लोटा हाथ मिलकर मेरे सिर पर खाली कर दिया और फिर सबको हाथ पैर धोकर घर के अंदर जाने के लिए कहा। तब तक सुबह के 4 बज रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद महाराज जी ने हम सबके शरीर पर भस्म लगाया और फिर वो शांति से वहीं पर नीचे बैठ गए। मैं और मां भी उनके सामने बैठ गए थे। गीता अंदर के कमरे में चली गई। महाराज जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धीरज जी, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उस ब्रह्मा राक्षस की आत्मा अब मुक्त हो गई है। ब्रह्मा राक्षस ये शब्द सुनते ही मां चौंक गई, लेकिन ये शब्द मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, ये कैसा राक्षस है और आपने क्या किया जो वो यहां से चला गया? उन्होंने शांति से मेरी बात सुनी और मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा,
मरने के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की राह पर निकल जाती है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों की आत्माएं इसी दुनिया में फंसी रहती है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, और वे जो मुक्ति चाहते हैं वो केवल जीवित लोग ही दे सकते हैं, और इसीलिए वो अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करते हैं। इस घर में एक सात्विक अविवाहित ब्राह्मण रहता था, जो पूरी तरह से सात्विक था, जो कि पूरे मन से भगवान की पूजा किया करता था। लेकिन उसके आखिरी वक्त में उस पर किसी अधूरी साधक का प्रभाव पड़ गया था। उस ब्राह्मण को कुछ अधूरी सिंघा प्राप्त हो गई थी, जिसका उसने गलत उपयोग करना चाहा। उसका मन खराब हो गया था और कुछ अधूरी साधना करते समय अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। उसका मृत्यु शरीर वहीं पर पड़ा रहा जहां पर वो साधना कर रहा था। गांव वालों को किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां चला गया है। वो किसी नदी के पास बैठा था। हर एक रोज भारी बारिश में उसका शरीर नदी के पानी में बह गया। गांव वालों को ये लगा कि वो गांव छोड़कर चला गया है और उसकी अधूरी विद्या के कारण ये घर श्रापित हो गया है। लेकिन वो एक उच्च ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण था। वो प्रातः 3 बजे अपनी पूजा प्रारंभ करता और इसी कारण तुम्हें भी उसी समय उसकी आवाज सुनाई देती थी। जब मुझे पहली बार उसके बारे में पता चला तभी मुझे संदेह हुआ था कि ये ब्रह्मा राक्षस ही होगा। लेकिन जब मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया तो उसकी गूंज से मैं समझ गया कि ये ब्रह्मा राक्षस ही है, क्योंकि पिशाचिनी में कोई भी इस मंत्र का जाप करने में सक्षम नहीं है और मुझे पता था कि उसके शरीर का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इसलिए मैंने उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए ये अनुष्ठान किया। महाराज जी ने हमें जो कुछ बताया वो सुनकर सच में हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक तरफ उसकी मृत्यु के बारे में सोचकर हमें बुरा भी लग रहा था, तो दूसरी तरफ उस आत्मा को मिली मुक्ति से मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन ये पूरी घटना, ये सब कुछ मेरे लिए नया था और उतना ही डरावना भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर जरूर करें और लाइक भी कर दें। इस कहानी के लिए मैंने 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।